आज हम समय के इतिहास में छुपी एक ऐसे साल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किसी भी दूसरे साल से कहीं कहीं ज्यादा लंबा था। तो सवाल ये है कि आखिर इंसानी इतिहास का सबसे लंबा साल कौन सा था? इस सवाल का जवाब हमें सीधा ले चलता है प्राचीन रोम की गलियों में, एक ऐसे दौर में जब सिर्फ एक आदमी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। तो चलिए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 46 BCE की। जूलियस सीजर एक महान विजेता की तरह रोम लौटा है। उसके सारे दुश्मन या तो मारे जा चुके हैं या घुटनों पर हैं। यह रोमन इतिहास का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए, सीजर के शहर लौटने से पहले ही रोमन सेनेट ने एक ऐसा दांव खेला जो सब कुछ बदलने वाला था। उन्होंने उसे ऐसी राजनीतिक ताकतें दे दी जो पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। अच्छा, इस बात को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि रोमन डिक्टेटर का असली मतलब क्या था। देखिए, यह एक इमरजेंसी पोस्ट थी। मतलब जब कोई बड़ी आफत आ जाए तो किसी एक आदमी को 6 महीने के लिए पूरी पावर दे दी जाती थी, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, ताकि कोई एक इंसान जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। लेकिन सेनेट ने सीजर को जो दिया वो तो सबके होश उड़ाने वाला था। उन्होंने उसकी डिक्टेटरशिप, जो बस कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी, उसे 1-2 नहीं, पूरे 10 साल के लिए बढ़ा दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। असल में सेनेट को डर था कि कहीं सीजर खुद ही जबरदस्ती सत्ता न हथिया ले, तो उन्होंने सोचा इससे तो अच्छा है कि हम खुद ही उसे कानून के दायरे में रखकर पावर दे दें। तो अब जब सीजर के हाथ में इतनी ताकत आ गई थी तो सवाल यह था कि वह इसे दुनिया को दिखाएगा कैसे, और उसका तरीका था ग्रैंड विक्ट्री परेड, जिन्हें ट्रायम्फ्स कहा जाता था। और यह सिर्फ कोई जश्न नहीं था, यह था पावर का खुला प्रदर्शन, एकदम शुद्ध प्रोपेगेंडा। सीजर ने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 अलग ट्रायम्फ्स की मांग की, गौल, मिस्र, एशिया माइनर और नॉर्थ अफ्रीका के लिए। और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। देखिए, गौल वाली जीत तो असली थी, मान लिया, लेकिन बाकी 3 वह तो बहुत क्वेश्चनेबल थी। मिस्र में तो उसने उल्टा रोमन एम्पायर का एक हिस्सा वहां की रानी को तोहफे में दे दिया था। एशिया माइनर में उसने एक डिसाइसिव लड़ाई तो जीती, लेकिन उसने केवल एग्जिस्टिंग सिचुएशन को ही मेंटेन किया। इसे नया क्षेत्र जीतना कहना एक बहस का मुद्दा था। और उत्तरी अफ्रीका, यह सबसे पेचीदा था। सीजर ने एक डिसाइसिव लड़ाई तो जीती, लेकिन अपने ही देशवासियों के खिलाफ। पब्लिक रिलेशंस के लिए सीजर ने तर्क दिया कि न्यू मीडिया का राजा juba उत्तरी अफ्रीकी अभियान का सूत्रधार था, जो कि सच नहीं था। 4 प्रस्तावित विजयोत्सवों में से 3 डाउटफुल थे, फिर भी सेनेट ने उन सब को मंजूरी दे दी थी। गौल वाली परेड तो क्रूरता की हद थी। सोचिए, उसका ग्रैंड फिनाले क्या था। गौल के राजा वर्सिंगेटोरिक्स, जिसे 6 साल तक एक अंधेरी रोमन जेल में सड़ाया गया था, सबके सामने गला घोंटकर मार दिया गया। यह रोम की बेरहमी और सीजर की ताकत का एक खौफनाक नजारा था। पर इन परेडों में एक अजीब मजेदार बात भी थी। सीजर के अपने ही सैनिक उसके पीछे चलते हुए भद्दे गाने गा रहे थे। एक गाना कुछ ऐसा था, रोम के लोगों, अपनी पत्नियों को छुपा लो, यहाँ एक गंजा अय्याश आया है। हमने तुम्हारा सारा सोना गौल में उड़ा दिया, अब तुमसे उधार लेने आए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि उसके अपने लोग भी उसके बारे में क्या सोचते थे। और मामला यही नहीं रुका। नॉर्थ अफ्रीका वाली परेड में तो सीजर ने हद ही कर दी थी। उसने किसी बाहरी दुश्मन पर जीत का जश्न नहीं मनाया,
बल्कि अपने ही रोमन दुश्मनों की मौत का मजाक उड़ाया। उसने केटो जैसे सम्मानित नेताओं की सुसाइड करते हुए घिनौनी पेंटिंग्स परेड में दिखाई। यह देखकर भीड़ को सचमुच घिन आ गई और सीजर का प्रोपेगेंडा तब उल्टा पड़ गया जब भीड़ ने मिस्र की जवान राजकुमारी आर्सेनोई और एक नन्हे से बच्चे न्यूमीडिया के राजा को जंजीरों में देखा। उनका गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि इनकी जान बख्श दी जाए और इस बार सीजर को जनता के गुस्से के आगे झुकना ही पड़ा। इन परेडों के बाद सीजर ने अपना पूरा ध्यान रोम को अपनी सोच के हिसाब से बदलने पर लगा दिया। उसने इतने बड़े बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव शुरू किए जो रोम के पूरे सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। शुरुआत हुई पैसों से। सीजर अपनी जीतों से करीब करीब 2000 टन चांदी लेकर रोम आया था, जो आज के हिसाब से $1 बिलियन से भी ज्यादा की रकम थी। मतलब सीजर की पर्सनल दौलत एक छोटे मोटे देश के बराबर हो गई थी और उसने इस पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया। अपने हर सैनिक को उसने 10 से 15 साल की सैलरी के बराबर बोनस दिया। ऑफिसर्स को तो उससे भी दोगुना चौगुना। और बात यही खत्म नहीं हुई, उसने रोम के हर एक नागरिक को करीब 4 महीने की सैलरी के बराबर पैसा दिया। यह तो खुलेआम वफादारी खरीदना था और क्योंकि उसका अपना पैसा था तो कोई उसे रोक भी नहीं सकता था। इसके बाद उसका अगला निशाना था सेनेट। सिविल वॉर ने सेनेट को लगभग खत्म ही कर दिया था। मेंबर्स की गिनती बहुत ही कम हो गई थी। तो सीजर का सलूशन क्या था? बड़ा सिंपल। उसने बस सैकड़ों नए सेनेटर अपनी मर्जी से भर दिए और सेनेट का साइज लगभग 3 गुना कर दिया। और ये सेनेटर थे कौन? जाहिर है उसके वफादार लोग, रिटायर्ड सैनिक, इटली के वो अमीर लोग जिन्होंने जंग में उसकी मदद की, और तो और गॉल के कुछ लीडर्स भी। सोचिए, नॉन इटालियंस को सेनेट में बिठा दिया। पूरे रोम में हंगामा मच गया। लोग मजाक उड़ाने लगे कि अरे गॉल वाले सेनेट हाउस का रास्ता पूछ रहे हैं। रोम के पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अपनी मुट्ठी में करने के बाद सीजर ने एक और भी बड़ी चुनौती की तरफ देखा। एक ऐसी चीज जिसे माना जाता था कि सिर्फ देवता ही कंट्रोल करते हैं, यानी वक्त। उसने रोम के पूरी तरह से बिगड़ चुके लेकिन बहुत ही जरूरी कैलेंडर को ठीक करने का फैसला किया। तो प्रॉब्लम यह थी कि रोमन कैलेंडर पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका था। वह चांद के हिसाब से चलता था, जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। नतीजा, कैलेंडर असली मौसम से पूरे 3 महीने आगे पीछे हो गया था। जरा सोच कर देखिए, कैलेंडर में लिखा है कि सर्दी है और बाहर वसंत के फूल खिल रहे हैं। पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ था। सीजर, जो उस वक्त रोम का सबसे बड़ा पुजारी यानी पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस भी था, उसने कहा इसे मैं ठीक करूंगा। उसने मिस्र के एक एस्ट्रोनॉमर को बुलवाया और एक नया कैलेंडर बनवाया। उन्होंने 365 दिन वाले सोलर मॉडल को अपनाया। हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन, जिसे हम आज लीप डे कहते हैं, जोड़ने का सिस्टम बनाया। और सबसे बड़ा काम, आज के बिगड़े हुए कैलेंडर को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और यही हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। कैलेंडर को वापस लाइन पर लाने के लिए सीजर ने साल 46 BCE में 1-2 नहीं, पूरे 90 दिन और जोड़ दिए और इसी वजह से वह एक साल 445 दिनों का हो गया। जी हाँ, 445 दिन, जो इसे बनाता है इंसानी इतिहास का सबसे लंबा साल। इसे द ईयर ऑफ कंफ्यूजन यानी गड़बड़ी का साल भी कहा जाता है। तो अब ऐसा लग रहा था कि सीजर का रोम पर पूरा कंट्रोल है, या नहीं? उसने सेनेट को बदल दिया, लोगों को अपनी तरफ कर लिया, यहाँ तक कि वक्त को भी अपनी मर्जी से मोड़ दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था।
क्योंकि जिस वक्त सीजर रोम में ये सारे बदलाव कर रहा था, उसके पुराने दुश्मन स्पेन में फिर से एक हो रहे थे। उसका अपना पुराना साथी लबाइनस और पॉम्पेई के बेटे एक नई आर्मी खड़ी कर चुके थे और स्पेन में जो रोमन फौज थी वो भी उनसे जा मिली थी। यानी सिविल वॉर अभी खत्म नहीं हुआ था। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। सीजर ने रोम को एक नया रूप दे दिया था, एक ऐसा रिपब्लिक बनाया था जो उसका वफादार था, लेकिन क्या यह नया रोम एक और भयानक सिविल वॉर झेल सकता था? यह वह सवाल था जिसके जवाब पर रोम का पूरा भविष्य टिका हुआ था।